हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में ये लगा लो कि हमने ब्रिटिशर्स को लगभग उनकी जो जहाँ जहाँ उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की, जहाँ जहाँ युद्ध किए, वो हम ऑलमोस्ट थोड़ा कर चुके हैं। उसके बाद नेशनल मूवमेंट्स या आपके कर्नाटक युद्ध, ये सब फ्रांसीसियों के करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे मराठा के साथ उनके युद्ध हुए, सिखों के साथ हुए, रोहिलों के साथ हुए, मुगलों के साथ हुए। वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी तक हमने देखा कि कैसे कैसे स्थापना हुई, और आज हम देखेंगे फ्रांसीसियों का। ये नोट्स हैं, जिसको चाहिए मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूंगी। तो देखिए, आज हम बात करते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। आज हम क्या करते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी आज हम बात करेंगे, फ्रांसीसीज की। तो देखिए, स्थापना कब होती है इसकी? 1664 में स्थापना होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि समय क्या था, 17वीं सेंचुरी का था। यूरोप में बड़े बड़े राजा अपने महलों में बैठे भारत की चर्चा कर रहे थे। हर व्यापारी, हर नाविक और हर राजा एक ही बात कह रहा था कि भारत क्या है, सोने की चिड़िया। वहाँ का मसाला, रेशम, मलमल, कपड़ा पूरे यूरोप में सबसे महंगा बिकता है। सबसे पहले भारत कौन आए? पुर्तगाली आए। इन्होंने खूब धन कमाया। फिर 1600 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, भारत आए। उसके 2 साल बाद आपके डच आए, 1602 में। वैसे अंग्रेज 1608 में एंट्री हुई थी, डच पहले आ गए थे, लेकिन उनकी कंपनी 1600 में बन चुकी थी। डच आए 1602 में, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, वीओसी। डचों ने मसालों के व्यापार पर लगभग एकाधिकार कर लिया, और देखते ही देखते यूरोप के सबसे शक्तिशाली अमीर व्यापारियों में शामिल हो गए। अब फ्रांस के राजा चिंता में आ गए। उस समय फ्रांस के राजा कौन थे? उस समय आपके फ्रांस के राजा थे लुई 14वां। ये था आपका राजा, ये शासन कर रहा था वहां पे। एक दिन उसने अपने दरबार में अपना वित्त मंत्री बुलाया। इस वित्त मंत्री का नाम क्या था? जो बेपिट्स के कोलबेर था। कोलबेर भी और कोलबेर भी कहते थे, और इसको एक और नाम से लेते हैं, शायद मैंने नोट्स में लिख रखा है, मतलब यही याद रखो आप। बुलाया और इससे पूछा कि कोलबेर, इंग्लैंड और हॉलैंड दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं, हमारे पास उनसे कम क्या है? कोलबेर मुस्कुराया और बोला, महाराज, हमारे पास सब कुछ है, सोना, सेना है, जहाज है, धन है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, भारत में व्यापार करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल एक कंपनी से कोई देश इतना अमीर बन सकता है? कोलबेर ने रिप्लाई दिया, महाराज, अंग्रेजों और डचों की दौलत का सबसे बड़ा कारण उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी है। वे भारत से मसाले, रेशम, कपड़ा खरीदकर यूरोप में कई गुना कीमत पर बेचते हैं। अगर फ्रांस भी यही करेगा तो हमारा खजाना भी भर जाएगा। तो राजा ने निर्णय लिया। लुई 14वें ने कुछ देर सोचा, और फिर उसने अपने मंत्रियों की ओर देखा और कहा, आज से फ्रांस भी इस दौड़ में शामिल होगा, और हम भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएंगे और भारत में व्यापार करेंगे। दरबार तालियों से गूंज उठा। तो 1664 एक ऐतिहासिक दिन है। 1664 ईस्वी में राजा ने आधिकारिक आदेश जारी किया, और उस आदेश में आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ, जिसका फ्रेंच में नाम है आपका कंपैंगनी डैश इंडिस ओरिएंटल्स। इसका जन्म हुआ, और राजा ने कंपनी से कहा, तुम केवल व्यापार ही नहीं करोगे, मैं तुम्हें जहाज भी दूंगा, सेना रखने का अधिकार भी दूंगा, किले बनाने की अनुमति भी दूंगा, और जहां आवश्यकता हो वहां संधि भी कर सकोगे। अब सिर्फ व्यापारिक कंपनी नहीं रही, बल्कि फ्रांस की शक्ति का प्रतीक बन गई। तो भारत की ओर यात्रा स्टार्ट हुई। कंपनी के अधिकारी बहुत उत्साहित थे भाई। उन्होंने बड़े बड़े जहाज तैयार किए, उसमें सैनिक, व्यापारी, तोप, व्यापार का सामान रखा गया। जहाज़ों के कप्तान से क्या कहा गया कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? भारत, वहां व्यापार करना है और फ्रांस का नाम ऊंचा करना है। एक सेकंड रुको भाई, मेरा डॉगी
तो चलो भाई हम अपना स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ थे? हम थे, इन्होंने भारत की ओर यात्रा की। कंपनी के अधिकारी बहुत उत्साहित थे और उन्होंने बड़े बड़े जहाज तैयार किए, उसमें सैनिक, व्यापारी, तोपें और व्यापार का सामान रखा गया। जहाज़ों के कप्तान से कहा गया, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सिर्फ भारत, वहाँ व्यापार करना है और फ्रांस का नाम ऊंचा करना है। लंबी समुद्री यात्रा के बाद फ्रांसीसी जहाज भारत के तट पर पहुंचे और यहीं से भारत में फ्रांसीसी इतिहास की शुरुआत हुई। इन्होंने सबसे पहले कहाँ व्यापार शुरू किया? इन्होंने सबसे पहले आपके सूरत में व्यापार स्टार्ट किया। ठीक है, सूरत में इन्होंने कब किया स्टार्ट? कब किया था? किसी को याद है? आता है क्या भाई? थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा या नहीं किया? चलो नहीं किया तो मैं बता देती हूँ। इन्होंने सबसे पहले 1668 में आपका सूरत, 1669 आपका मसूलीपट्टनम और 1674 आपका पांडिचेरी। अब इन डेट्स को याद रखना, ये आपकी टाइमलाइन है, इसको ज़रूर से याद रख लेना इस टाइमलाइन को। तो देखिए, तो ये कहाँ पहुँचे? ये सबसे पहले इन्होंने सूरत में व्यापार करना स्टार्ट किया, फिर मसूलीपट्टनम में किया और फिर अंत में 1774 में पांडिचेरी, जो आगे चलकर उनका सबसे बड़ा मुख्यालय बना। तो आप एक चीज़ देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसी संयोग से नहीं हुई थी। ये अंग्रेज डचों की बढ़ती सफलता को देखकर फ्रांस द्वारा लिया गया एक रणनीतिक निर्णय था और फ्रांस ने सोचा, क्या सोचा? कि वह भी भारत के व्यापार से अमीर बनेगा। लेकिन आगे चलकर भारत में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन बन गया? अंग्रेज। और दोनों के बीच में कर्नाटक के युद्ध हुए, जिसमें एट लास्ट आपके अंग्रेज विजयी हुए। तो देखिए, अगर अंग्रेज डच भारत नहीं आते तो क्या फ्रांस में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाता? अब इस चीज़ को समझो। ठीक है, अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का सबसे बड़ा कारण क्या था? अंग्रेजों का और डचों की व्यापारिक सफलता। आई गेस इतनी स्टोरी आपको समझ में आ गई, तो एक बार नोट्स देख लीजिए कि कैसी फ्रांसीसियों के भारत आने का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। अभी पुर्तगाली थे आपके, जैसे डच थे और अंग्रेज। इसी तरह फ्रांस भी भारत में अपना व्यापार करना चाह रहा था, जैसे मसालों का व्यापार, सूती रेशमी वस्त्रों का व्यापार, नील, शोरा, चीनी, काली मिर्च का व्यापार, समुद्री व्यापार को नियंत्रित करना चाहता था, यूरोपीय व्यापार में अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति बनाना चाहता था, आगे चलकर राजनीतिक विस्तार शुरू करना चाहता था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 ईस्वी में फ्रांस के राजा लुई 14वें के शासनकाल में इनके वित्त मंत्री जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट कह दो, कोलब्रे कह दो, एक ही है, इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम था कंपैनी डेस इंडीज ओरिएंटल्स। यह एक राजकीय कंपनी थी, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी थी। कंपनी को भारत एवं पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। फ्रांसीसी सरकार ने इसे धन, जहाज और सैनिक सहायता प्रदान की। मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करना, लाभ कमाना और भविष्य में समाज का और साम्राज्य का विस्तार करना। तो भारत में पहला फ्रांसीसी अभियान कब हुआ? 1667 में आपके एक फ्रांसीसी अधिकारी आए थे, कौन? फ्रांसिस कैरन। इनके नेतृत्व में अभियान को भारत भेजा गया। अभी आप एक चीज़ देखना, मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी करवाऊंगी कि ये कैनन कैसे आया था और कैसे इसने परमिशन मांगी थी और कैसे क्या चीज़ हुई थी। ठीक है, एक सेकंड रुकना बस। जो 1667 में आपके फ्रांसीसी अधिकारी थे कैरन, फ्रांसीसी कैरन, इनके नेतृत्व में एक अभियान भारत आया और ये फ्रांसीसी व्यापार की वास्तविक शुरुआत यहीं से होती है। देखो, हमने देखा था कि 1664 में लुई 14वें ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी। अब कंपनी तो बन गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या था कि भारत में जाकर व्यापार कौन शुरू करेगा? तो राजा का जो मंत्री था, वित्त मंत्री कोलबेयर, इसने क्या कहा?
इसने कहा कि हम ऐसा व्यक्ति चाहिए, हम लोगों को वो पर्सन चाहिए जो समुद्री व्यापार का अनुभव रखता हो और भारत जाकर अंग्रेज और डचों का मुकाबला कर सके। तो कोलबेयर ने एक अनुभवी व्यापारी का नाम सुझाया जिसका नाम था फ्रांसिस कैरोन। क्या नाम था? फ्रांसिस कैरोन। फ्रांसिस कैरोन कौन था भाई? फ्रांसिस कैरोन कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं था। ये बंदा पहले आपकी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसमें काफ़ी वर्षों तक काम कर चुका था। तो इस पॉइंट को याद रखना कि फ्रांसिस कैरोन कौन था। तभी मैंने आपको कहा था कि अभी आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो फ्रांसिस कैरोन कौन था जो आपके 1667 में भारत के लिए रवाना होता है। ये पहले वीओसी में काम कर चुका था, ठीक है। उसे एशिया के व्यापार, समुद्री मार्ग और भारतीय बाजारों का अच्छा अनुभव था, लेकिन बाद में डच कंपनी से इसके मतभेद हो गए थे तो इसलिए ये अपने फ्रांस वापस आ गया था। तो फ्रांस ने सोचा अगर ये व्यक्ति डचों के लिए काम कर सकता है तो हमारे लिए भी भारत में व्यापार शुरू कर सकता है। इसीलिए उसे फ्रांसीसी कंपनी में शामिल कर लिया गया और यहीं से आपके 1667 में फ्रांसीसियों का पहला अभियान स्टार्ट हुआ। पहला फ्रांसीसी अभियान स्टार्ट हुआ था इसके नेतृत्व में 1667 में। अब 1667 में जो आपका फ्रांसिस कैरोन है इसके नेतृत्व में जहाज का एक बहुत बड़ा बेड़ा भारत भेजा गया। जहाज में व्यापारी थे, सैनिक थे, अधिकारी थे, व्यापार का सामान था, तोहफे थे। जब जहाज रवाना हुआ तो लोई चौदहवें ने कैरोन से कहा कि तुम केवल व्यापार करने नहीं जा रहे बल्कि भारत में फ्रांस का भविष्य बनाने जा रहे हो। भारत पहुंचने के बाद कैरोन क्या होता है भाई, ये भारत पहुंचा तो भारत पहुंचकर ये क्या देखता है सूरत में कि सूरत में तो अंग्रेज पहले से हैं, डच भी मजबूत है, पुर्तगाली भी व्यापार कर रहे हैं। अब सवाल था फ्रांसीसी कहाँ से शुरुआत के, तो इन्होंने 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री खोली। पहली फैक्ट्री खुल गई इनकी, सूरत में खुल गई। उस समय भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा था आपका? वेस्टर्न कोस्टल पे सूरत ही था। सूरत क्यों? क्योंकि मक्का जाने वाला जहाज यहीं से निकलते थे, यूरोप के जहाज यहीं आते थे, मुगल साम्राज्य का प्रमुख समुद्री व्यापार यहीं से होता था। फ्रांसिस कैरोन ने मुगल अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम भी केवल व्यापार करना चाहते हैं। मुगल अधिकारियों ने इनको अनुमति दे दी। तो 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली। लेकिन एक समस्या थी, सूरत में कठिनाई भी थी। सूरत में पहले से ही कौन थे? सूरत में पहले आपके डच भी थे भाई, पुर्तगाली भी ऑलरेडी यहीं बैठे थे और आपके अंग्रेज भी यहीं थे। ये ऑलरेडी यहीं बैठे थे, इन्होंने तो अपना डेरा जमा रखा था यहाँ पे। वे नहीं चाहते थे कि कोई और नया यूरोपियन प्रतिद्वंदी आ जाए, कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए, क्योंकि कंपटीशन जितना बढ़ेगा घाटा उतना ही होगा। फ्रांसीसियों को व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा क्योंकि सबसे लास्ट में ये पधारा था। फ्रांसीसी कैरोन समझ गया था कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें दूसरा केंद्र भी बनाना होगा। तो इसी उसमें ये 1669 में कहाँ पहुँचता है? मसूलीपट्टनम पहुँचता है, जो आपके पूर्वी तट का हिस्सा था। वहाँ मसूलीपट्टनम में आप देखोगे उस समय कोरोमंडल तट का सबसे प्रमुख बंदरगाह था भाई मसूलीपट्टनम। यहाँ सूती कपड़ा, रेशम और आपका रंगीन वस्त्र पूरी दुनिया में भेजे जाते थे। 1669 में फ्रांसीसियों ने यहाँ क्या किया? अपनी सेकंड फैक्ट्री खोल ली, स्थापित कर ली। अब यहाँ पे आगमन किसका होता है? अब यहाँ पर आगमन होता है इनके पहले वायसराय का, जिसका क्या नाम था? फ्रांसवा, गवर्नर कह दो, फ्रांसवा मार्टिन। ये आता है मसूलीपट्टनम के व्यापार की जिम्मेदारी एक युवा अधिकारी को दे दी जिसका नाम था फ्रांसवा मार्टिन। मार्टिन बहुत मेहनती और दूरदर्शी अधिकारी था। उसे लगा कि मसूलीपट्टनम अच्छा है, लेकिन अगर फ्रांस को भारत में बड़ा बनना है तो हमें स्वतंत्र शहर चाहिए। इसी सोच के कारण ये क्या था? ये था इनका फर्स्ट गवर्नर, ठीक है। इसी सोच के कारण कुछ वर्षों बाद इसने 1674 में पांडिचेरी विकसित किया और आगे चलकर फ्रांसीसियों की राजधानी बना दिया इसको।
बहुत सुंदर सजाया इस बंदे ने। तो हमने क्या देखा कि 1667 में फ्रांसिस कैरोन भारत आया, 1668 में सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री लगी, 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरा व्यापारिक केंद्र बना और फ्रांसिस मार्टिन वहाँ जिम्मेदारी मिली उसको, और आगे चलकर 1674 में पांडिचेरी फ्रांसीसियों का क्या बन गया, सबसे बड़ा केंद्र बन गया। ठीक है, अब एक बार नोट्स देख लें। देखिए, तो 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। सूरत उस समय भारत का सबसे बड़ा समुद्री व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पहले अंग्रेज, डच, पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे। फ्रांसीसी इन सभी से काफ़ी उसको कंपटीशन करना पड़ा भाई। पूर्वी तट पर विस्तार 1669 में मसूलीपट्टनम में पहुंच गए, दूसरा व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। यहाँ उत्तरदायित्व किसको दिया गया, फ्रांसिस मार्टिन को दिया गया, और ये फ्रांसिस मार्टिन ने इसको पांडिचेरी का निर्माता भी माना गया। इसको बोलते हैं हम फाउंडर ऑफ पांडिचेरी भी बोलते हैं, इसको हम फादर ऑफ फ्रांसिस इंडिया भी बोलते हैं, यानी कि फ्रांसीसी भारत का जनक बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और इसको हम फाउंडर ऑफ पांडिचेरी भी बोलते हैं। इतने नाम, इतनी चीज़ें याद होगी तो देखिए, डच कंपनी कब आई, 1602 में आई, अंग्रेजी कंपनी 1600 में आई, फ्रांसीसी कंपनी 1664 में आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1664 में। संस्थापक कौन थे, ये तो थे आपके जीन बैपिस्ट कोलबर्ट, तो थे आपके उस टाइम संस्थापक, यानी कि जो वित्त मंत्री थे। और राजा कौन थे, लुई 14वें थे। काफ़ी शक्तिशाली, यूरोप का सबसे, फ्रांस का सबसे शक्तिशाली राजा था ये। कंपनी का प्रकार क्या था, राजकीय कंपनी थी। प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, व्यापार, बाद में राजनीति का विस्तार करना। सूरत का महत्व क्या था, मुगल साम्राज्य का प्रमुख समुद्री बंदरगाह था, पोर्ट था एक। पश्चिमी एशिया, यूरोप और अफ्रीका से व्यापार का केंद्र था। कपास, रेशम, नील, शोरा, मसालों का बड़ा व्यापार करता था। तो देखिए टाइमलाइन क्या है, 1664 फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1667 में फ्रांसीसी कैनरी भारत आया, 1668 में सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया, 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया, और फ्रांसिस मार्टिन के उत्तरदायित्व दे दिया। अब हम आते हैं कि सेंट थॉमस से पांडिचेरी तक फ्रांसीसियों का विस्तार कैसे हुआ। इस चीज़ को अच्छे से समझना अब कि ये सब चीज़ क्या था, कि इन्होंने क्या रणनीति अपनाई थी ईस्टर्न कोस्टल पे, कोरोमंडल तट पे। जब आपका पांडिचेरी इन्होंने बसाया तो इनकी मंशा क्या थी, अब हम इस चीज़ पे बातचीत करेंगे। तो देखिए, जो आपका सेंट थॉमस से पांडिचेरी तक का फ्रांसीसी विस्तार है, तो सूरत से पांडिचेरी तक तो हमने कर लिया कि फ्रांसीसियों की नीति क्या थी 1669 से 74 तक की। 1668 में सूरत पहुंचते हैं, पहली फैक्ट्री लगाई। 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरा व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। कुछ समय तक व्यापार चलता रहा, लेकिन जल्द ही फ्रांसीसी अधिकारियों को एक बड़ी समस्या समझ में आई। एक दिन फ्रांसवा मार्टिन और फ्रांसवा कैरान बैठकर व्यापार का हिसाब देख रहे थे भाई दोनों। तो मार्टिन बोलता है, हम सूरत और मसूलीपट्टनम में व्यापार तो कर रहे हैं। किसने बोला, मार्टिन ने। लेकिन यहाँ हम हमेशा अंग्रेजों और डचों के बीच में घिरे रहते हैं, अगर वे चाहे तो हमारा व्यापार कभी भी रोक सकते हैं। तो कैरोन ने कहा, हाँ भाई, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। जब तक हमारा अपना सुरक्षित बंदरगाह और अपना किला नहीं होगा, तब तक हम भारत में बड़ी शक्ति नहीं बन सकते। और यहीं से फ्रांसीसियों ने अपनी नीति बनाई। ये नीति क्या थी, अब केवल फैक्ट्री बनाकर काम नहीं चलेगा, हमें दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट पर अपना स्वतंत्र और सुरक्षित केंद्र बनाना होगा। इसके पीछे 4 उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे, बंगाल और दक्षिण भारत में कपड़ा व्यापार पर अधिकार करना, समुद्री व्यापार सुरक्षित बनाना, अंग्रेजों और डचों को चुनौती देना, और भविष्य में राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना। यही था इनका। तो इनका सबसे पहला कदम क्या था, सबसे पहला कदम था इनका सेंट थोमे पर अधिकार करना, जो इन्होंने 1672 में किया। सेंट थोमे 1672, ठीक है। तो देखिए, उस समय जो ये आपका सेंट थोमे था, ये मद्रास के पास एक बहुत महत्वपूर्ण क्या था, बंदरगाह था। मद्रास के पास, जो आज का चेन्नई है आपका, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं इसको समझा दूँ थोड़ा, यहाँ पे कौन राजा था, कौन शासक था, ये समझना भी तो जरूरी है भाई साथ के साथ। हाँ, तो देखिए, अभी हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं सेंट थोमे
1672 में क्या चीज़ था? सेंट थोमे क्या थी? ये मद्रास के पास एक बंदरगाह थी। किसी के कोई आदमी नहीं था, सेंट थोमे एक बंदरगाह थी, इस चीज़ को याद रखना। ये पहले पुर्तगालियों के हत्थे चढ़ी थी। पहले ये किसके पास थी? पुर्तगालियों के पास थी। इनके पास, इनके नियंत्रण में थी, लेकिन बाद में इस पर गोलकुंडा ने अपना नियंत्रण कर लिया था, यानी कि गोलकुंडा सल्तनत ने अधिकार में थी। फिर बाद में पुर्तगालियों से गोलकुंडा के अधिकार में आ गई। तो 1672 में एक फ्रांसीसी बेड़े के कमांडर थे, कौन? आपके एडमिरल जैक ब्लैंकेट। कौन थे? एडमिरल जैक ब्लैंकेट लिख रही हूँ भाई, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से याद कर लो, नहीं याद हो तो ब्लैंकेट द ला, ये पूरा नाम था इसका। इसका पूरा नाम क्या था? एडमिरल जैको ब्लैंकेट डे ला हाई, हाई भी था, ये इसका पूरा नाम था। याद हो जाएगा, नहीं याद होगा ये याद कर लो, कमांडर ब्लैंकेट, ठीक है। एडमिरल जैक ब्लैंकेट द ला हे इसका पूरा नाम था। मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, एडमिरल जैकब ब्लैंकेट डे ला हाय, ये था इसका पूरा नाम। ये महाशय भारत पहुंचते हैं, ये क्या करते हैं? ये भारत पहुंचे, भारत पहुंचे। भारत पहुंचते ही इन्होंने क्या किया? सेंट थोमे पर हमला कर दिया, हमला कर दिया भाई। कुछ ही दिनों में फ्रांसीसी ने सेंट थोमे पर अपना कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी बहुत खुश हुए, उन्हें लगा कि अब दक्षिण भारत में हमारा मजबूत आधार बन गया। लेकिन खुशी ज़्यादा दिन नहीं रही भाई। सेंट थोमे पर फ्रांसीसियों का कब्जा देखकर जो आपके गोलकुंडा सल्तनत के थे, ये नाराज हो गए, ये नाराज हो गए भाई साहब। गोलकुंडा सुल्तान नाराज हो गया, उसने अपनी, अब यहाँ पर क्या हुआ? गोलकुंडा का जो सुल्तान था, गोलकुंडा सुल्तान, उसने सेना भेज दी। कहाँ भेजी सेना? सेना भेजी सेंट थोमे, सेंट थोमे सेना भेज दी। फ्रांसीसी कई महीने तक यहाँ लड़े, लेकिन उनकी सेना कम थी और सहायता भी समय पर नहीं पहुंची। तो 1674 में फ्रांसीसियों को क्या हुआ था? फिर दोबारा छोटी ई लगा दी, फ्रांसीसियों को सेंट थोमे छोड़ना पड़ा। 2 साल तक गहमा गहमी रही भाई इनके बीच में। अब क्या करें? सेंट थोमे हाथ से निकल चुका। तो फ्रांसवा मार्टिन ने क्या कहा कि हमें ऐसा स्थान देखना चाहिए जहां बिना लगातार युद्ध किए अपना शहर बसा सके। तभी उनकी नज़र कहाँ पड़ती है? तब उनकी नज़र पड़ती है आपके पांडिचेरी पर। अब इनकी नज़र किस पे पड़ेगी? पांडिचेरी पर। और पांडिचेरी की प्राप्ति इन्होंने 1676 में ही कर ली। फ्रांसिस मार्टिन ने किससे की? शेर खां लोधी से की। इससे अच्छे संबंध बनाए, बातचीत सफल रही और 1674 में पांडिचेरी फ्रांसीसियों को मिल गया। मार्टिन ने तुरंत यहाँ गोदाम बनाए, सड़कें बनाई, किलेबंदी शुरू की, व्यापार बढ़ाया और कुछ ही वर्षों में पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसियों का सबसे बड़ा मुख्यालय बन गया। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि फ्रांसीसियों ने पहले सूरत फिर मसूलीपट्टनम में व्यापार शुरू किया। फिर समझ गए कि केवल व्यापारिक कोठियों से अंग्रेजों और डचों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उन्होंने 1672 में सेंट थोमे पर कब्जा किया और 1674 में उसे खो दिया। उसी वर्ष उन्होंने पांडिचेरी प्राप्त किया, जो आगे चलकर भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र बना, फ्रांसीसी मुख्यालय बना। तो आई गेस ये इतनी स्टोरी आपको समझ में आ गई कि सेंट थोमे का अधिकार कैसे मिला इनको, पांडिचेरी कैसे मिली इनको, ठीक है।
तो देखिए सेंट थोमे 1672 ईस्वी में देखो 1672 ईस्वी में फ्रांसीसी सेनापति एडमिरल डी ला हे, ठीक है, पूरा नाम क्या था इसका, मैंने आपको बताया था क्या था इसका पूरा नाम, पूरा ही बड़ा नाम लेके आया था ये बंदा। क्या नाम था इसका पूरा? एडमिरल जैकोब ब्लैंक्वेट दा ला हे। इसने गोलकुंडा के सुल्तान से सेंट थोमे यानी कि जो आपका वर्तमान चेन्नई के निकट पर अधिकार कर लिया। महत्व क्या था? कोरोमंडल तट का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र था। यहाँ से दक्षिण भारत के व्यापार पर निगरानी रखी जा सकती थी और फ्रांसीसियों की पहली महत्वपूर्ण सैन्य सफलता मानी गई। पांडिचेरी की प्राप्ति 1673 नहीं 1674 में मिला था, क्योंकि 1674 में उस पर हमला हो गया था, गोलकुंडा के शासक ने इन पे हमला कर दिया था। तो क्या हुआ था, फ्रांसीसी अधिकारी जो आपका मार्टिन था, फ्रांसवा मार्टिन, और आपका जो बेलांग था, बेलेंगर दा एल्सपने इसका पूरा नाम था। एक सेकेंड रुको भाई, ये बंदा और ये बंदा, इन्होंने बीजापुर के जो स्थानीय अधिकारी थे शेर खान लोधी से पांडिचेरी प्राप्त कर लिया। कैसे मिला? शेर खान लोधी ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी में व्यापार करने की अनुमति दी। फ्रांसीसियों ने यहाँ व्यापारिक कोठी स्थापित की और धीरे धीरे इसे एक सुदृढ़ नगर और प्रशासनिक केंद्र में बदल दिया। फ्रांसवा मार्टिन का क्या योगदान रहा भाई? पांडिचेरी को एक छोटे गाँव से विकसित कर व्यापारिक नगर बनाया, मजबूत किलेबंदी करवाई, गोदाम, बाजार और आवासीय क्षेत्र विकसित किए, व्यापारियों की सुरक्षा प्रदान की और स्थानीय भारतीय शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, कपड़ा उद्योग और समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। पांडिचेरी का महत्व क्या था? आगे चलकर यह फ्रांसीसी भारत की राजधानी बना। कर्नाटक युद्धों में यही फ्रांसीसियों का मुख्य सैन्य और प्रशासनिक केंद्र रहा। डुप्लेक्स ने यहीं से अपनी साम्राज्यवादी नीति लागू की थी। ये मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी कि डुप्लेक्स ने कैसे एक साम्राज्यवादी नीति अपनी लागू करवाई थी। ठीक है, एक बार फिर देखो, ये वाली पेज कंप्लीट कर लेते हैं। तो 1664 में इनकी स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे आपके? जो कैब्रल थे। संरक्षक कौन था? लुई 14वां था। ये कंपनी कैसी थी? एक स्ट्रेट कंट्रोल्ड कंपनी थी। उद्देश्य क्या था? मसाले, रेशम, सूती वस्त्र, नील, चीनी, चाय का व्यापार करना था। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट में देखें तो सेंट थोमे पहले पुर्तगालियों के प्रभाव में था, बाद में डचों का भी दबाव रहा और अंग्रेजों के मद्रास सेंट जॉर्ज के निकट था, इसलिए इसका सामरिक महत्व बहुत अधिक है। ठीक है, जो आपके फ्रांसिस मार्टिन है, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ फ्रेंच इंडिया। ये क्विक रिवीजन कर लो। 1664 कंपनी की स्थापना। 1667 पर कैरोन भारत आया। 1668 में सूरत पहला कारखाना। 69 में मसूलीपट्टनम। 72 में सेंट थोमे। 74 73 में, वैसे ना 73 74 ही आता है इसका, इस चीज़ को याद रख लेना, कभी बाई चांस 73 आ जाए एग्जाम में। 74 में फ्रांसवा मार्टिन ने विकास का प्रारंभ किया। ठीक है, तो फ्रांसीसी भारत का प्रमुख केंद्र कौन सा बना? पहला आपका पांडिचेरी बना। और इससे नेक्स्ट का अभी तो मैंने नोट्स नहीं बनाए, इससे नेक्स्ट के हम नोट्स बनाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।